प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श विद्या निकेतन में आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। ऑनलाइन क्लासेज में हमने पिछली क्लास में बात की थी मुगल काल के बारे में। मुगल काल के बारे में आपको जानकारी दी थी कि कौन कौन से राजा हुए, किस प्रकार उन्होंने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। किसकी? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं उससे पहले एक आपको संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहता हूं। उसमें है ईसा पूर्व और ईस्वी। बच्चे पढ़ते हैं हमेशा कि भाई 222 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व या 200 ईस्वी। ये क्या है? ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है मूलभूत? ये सबसे पहले आपको इतिहास पर जब हम पढ़ते हैं तो आपको ये जानकारी होना आवश्यक है कि ईसा पूर्व और ईस्वी इन दोनों में क्या अंतर है। तो ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पहले, कि ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का जो काल हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? ईसा पूर्व में। और ये कैसे चलता है? उल्टा चलता है। उल्टा चलने का मतलब क्या है कि जैसे 322, अब हम जैसे ईस्वी में पढ़ते हैं तो हम लिखेंगे आगे नेक्स्ट 323। लेकिन ईसा पूर्व में क्या होता है कि ये उल्टा चलता है। 322 के बाद 321, 321 के बाद में 320। तो हमेशा ये क्या चलता है? उल्टा चलता है। एक आपको महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना है कि ईसा पूर्व में जो वर्ष आते हैं वो कैसे चलते हैं? उल्टे चलते हैं। जैसे कि 320, 19, 18, 17 ऐसे, ना कि सीधे आगे जैसे 322, 323 और 324 के क्रम में। तो मूलभूत आपको ये ध्यान रखना है ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर। सिर्फ अंतर क्या है कि ईसा के जन्म के जो पहले का जो काल है उसको तो हम किस में पढ़ते हैं? ईसा पूर्व में। और ईसा के जन्म का जो बाद का काल है उसे हम पढ़ते हैं ईस्वी में, जो भी हमारा वर्तमान में लगभग चल रहा है। इसीलिए बताया गया आपको, क्योंकि जो मौर्य काल है वो किस में है? ईसा पूर्व में है। ईसा के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उसको हम ईसा पूर्व पढ़ते हैं। इसीलिए आपको ये थोड़ी सी जानकारी होना आवश्यक है कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है। ये कहीं पर भी बताया नहीं जाता है, इसीलिए आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले तो मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का काल क्या था? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। दो महत्वपूर्ण तिथियां आपको याद रखनी है इसमें, कि सबसे पहले सवाल सीधा सा पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का काल कितना था, कब से लेकर कब तक मौर्य साम्राज्य ने शासन स्थापित किया था। तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का समय माना जाता है। अब हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी, हमें जानकारी कहाँ से मिली? मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। सबसे पहले जानकारी के स्रोत हमें मिले कौटिल्य की अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो सवाल एक 10वीं की बोर्ड में या 12वीं की बोर्ड में पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत बताइए। तो स्रोत में सबसे पहला स्रोत मैंने आपको बताया है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। आपके एक सवाल सीधा सा ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक का रचयिता कौन है? कौटिल्य है। या कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र है। ऐसा सवाल 10वीं की परीक्षा में और 12वीं की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो ये दो सवाल आपके यहाँ महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि एक तो सवाल सीधा सा पूछा जाए कि मौर्यकालीन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्रोत हैं ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र, और भी हैं, आगे हम बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें हमें मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, उनका रहन सहन कैसा था, उन्होंने किस प्रकार के युद्ध लड़े, इन सब की जानकारी हमें अर्थशास्त्र में मिलती है। दूसरा है
सोमदेव की कथा सरित सागर। सोमदेव की कथा सरित सागर। आगे महावंश टीका। ठीक है। इसके बाद भद्रबाहु की कल्प सूत्र, भद्रबाहु की कल्प सूत्र, महावंश टीका, ये हो गए। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो हैं, ये 4-5 ग्रंथ जो हैं हमें याद होने चाहिए। 2 नंबर का सवाल सीधा सा पूछा जाता है, 12वीं में भी पूछा गया है, 10वीं में भी पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कौटिल्य की अर्थशास्त्र, सोमदेव की कथा सरित सागर, महावंश टीका, भद्रबाहु की कल्प सूत्र। ठीक है। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, या सीधा सा पूछ ले भद्रबाहु की क्या कौन ग्रंथ का नाम क्या है, तो कल्प सूत्र है। इस प्रकार से एक सवाल और कई पुस्तकों के नाम जैसे पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षाओं के पुस्तकों के नाम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं इतिहास के अंदर। तो इतिहास में जब पूछा जाता है कि कथा सरित सागर का लेखक कौन था, तो उसका लेखक कौन था, सोमदेव था। या अर्थशास्त्र का पूछ ले या कल्प सूत्र का पूछ ले, तो आपको 4 सवाल यहाँ क्लियर हो रहे हैं। एक तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, लेखक के साथ साथ मौर्यकालीन जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में आपको याद होना आवश्यक है। तो 4 सवाल यहाँ से रेडी हो गए, और एक सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है इतिहास में जानकारी के स्रोत का, वो यहाँ बन गया है। अब हम बात करेंगे, ये तो इनके प्रारंभिक मौर्यकालीन साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ से मिली, तो इन ग्रंथों के माध्यम से हमें इस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे इसका संस्थापक कौन था, कि मौर्यकालीन साम्राज्य का संस्थापक। तो सबसे पहले संस्थापक आपको मालूम है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने नंद वंश के शासक, नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके एक भारत में मगध में नए राजवंश की स्थापना की, जिसे हम मौर्य राजवंश के नाम से जानते हैं। तो एक सवाल आपका यहाँ और बन चुका है कि सबसे पहले तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब एक सवाल पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो गुरु कौन था, चाणक्य। चाणक्य कह दीजिए, कौटिल्य कह दीजिए, ये एक ही व्यक्ति हैं। तो सवाल पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, चाणक्य था। इसी के कहने पर नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब चंद्रगुप्त मौर्य का काल कितना था, तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। एक सवाल यह भी आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का समय कि कब से कब तक इसने शासन किया, कब से कब तक किया, 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व में। यह था इसका प्रारंभिक जानकारी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित करके कब सत्ता स्थापित की, या संस्थापक कौन था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में हम आगे बात करें तो इसने एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था। वो युद्ध था 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस, यूनानी शासक, ये यूनान का था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के साथ इसने एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था
305 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुआ। विजय कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और इस युद्ध के बाद एक संधि की गई। उस संधि के तहत क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर ने अपने कुछ प्रांत और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। तो प्रांत कौन कौन से थे? ठीक है, एरिया, ज़ेड्रोसिया, अराकोशिया, ये 3-4 महत्वपूर्ण जो प्रांत थे वो प्रांत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए और साथ ही अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो संधि हुई, आपको याद रखना है 305 ईसा पूर्व के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है और बाद में एक संधि होती है। उस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ज़ेड्रोसिया, एरिया, अराकोशिया, परपेनिसडाई आदि प्रदेशों को किसको देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। और उसी के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, विदेशी महिला, विदेशी राजकुमारी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य भी कुछ सेल्यूकस निकेटर को देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या देता है? 500 हाथी। ये 4 बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक बात तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया? 500 हाथी दिए सेल्यूकस निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर ने एरिया, ज़ेड्रोसिया, परपेनिसडाई, अराकोशिया और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। तो इस युद्ध का ये परिणाम निकला। एक महत्वपूर्ण परिणाम इसमें और आता है, वो क्या है? देखिए, सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत मेगास्थनीज, सेल्यूकस किसको भेजता है? अपने एक राजदूत, अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है, जिसकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका। पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इससे हमें भारत के उस समय की सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय मौर्य काल के समय भारत किस प्रकार अपना जीवन यापन करता था। तो ये बड़ी पुस्तक महत्वपूर्ण है। सवाल सीधा सा पूछा जाता है परीक्षाओं के माध्यम में कि इंडिका पुस्तक जो है वो किसकी है? तो मेगास्थनीज है। या मेगास्थनीज पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? वो इंडिका लिखी। अब मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा। किसके दरबार में भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ये 2-3 बातें आपको मेगास्थनीज के बारे में महत्वपूर्ण याद रखनी है। और ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है, इंडिका। सवाल सीधा सा पूछा जाता है, इंडिका पुस्तक का रचयिता कौन है? तो इंडिका पुस्तक का रचयिता कौन है? मेगास्थनीज है। अब आगे हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इसकी दक्षिण विजय, इसने भारत के उत्तरी भारत में विजय करने के बाद इसने दक्षिण अभियान किया, दक्षिण भारत का अभियान। इस अभियान की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें तमिल ग्रंथ तमिल भाषा के 2 ग्रंथ हैं, अहनानूर व मुरनानूर। 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, तमिल ग्रंथ हैं, तमिल भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए इनको तमिल ग्रंथ कहा जाता है। अहनानूर और मुरनानूर ये किसके हैं? दक्षिण अभियान के समय के हैं।
जब चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का अभियान जो किया था उसकी जानकारी, सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय का जो उल्लेख हैं या जो स्रोत हैं वो कौन से हैं? ऐनानूर और मुर्नानूर, ये इसके दक्षिण भारत की जानकारी हैं। अब एक लास्ट बात अब इसमें हम करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वो है अंतिम समय, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय। अंतिम समय कौन क्या था? अंतिम समय में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? जैन धर्म। जैन धर्म स्वीकार करके इसने और किससे किया? भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु से इन्होंने जैन दीक्षा प्राप्त की। और जैन दीक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक, दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब त्यागे? 298 ईसा पूर्व में। तो सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि जैन धर्म कब स्वीकार किया? अपने अंतिम समय में स्वीकार किया जैन धर्म इसने, और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गए और वहीं पर इन्होंने सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। सलेखना विधि क्या है? उपवास करके लगातार जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक इन्होंने जल ना कुछ खाया ना कुछ पिया। उस विधि के द्वारा, जिसे हम कहते हैं सलेखना विधि, ये जैन धर्म की एक महत्वपूर्ण विधि है। उस विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए 298 ईसा पूर्व में। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन बना? अगला शासक बना बिंदुसार। कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? बिंदुसार बना। बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया? तो 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। किसने? बिंदुसार ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अब सबसे महत्वपूर्ण एक बात यहाँ आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब बिंदुसार शासक बना तो बिंदुसार को यूनानी शासक किस नाम से पुकारते थे? तो यूनानी शासक इसे अमित्रोचेटस, यूनानी शासक बिंदुसार को अमित्रोचेटस के नाम से जानते थे या इसको अमित्रोचेटस कहते थे। तो सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि बिंदुसार को यूनानी शासक या यूनानी लोग, यूनानी विद्वान किस नाम से जानते थे? अमित्रोचेटस। स्ट्रैबो ने क्या कहा है इनके बारे में? अलिट्रोकेडस, अलिट्रोकेटस। तो सवाल दूसरा बन जाता है महत्वपूर्ण कि बिंदुसार को स्ट्रैबो, जो यूनानी विद्वान था, स्ट्रैबो क्या कहता है? अलिट्रोकेटस। अगला है इसमें फ्लीट। फ्लीट एक महत्वपूर्ण विद्वान है, यह अमित्रोघात, फ्लीट जो विद्वान है वो बिंदुसार को क्या कहता है? अमित्रोघात। तो सवाल दे के विद्यार्थियों आपको याद होना चाहिए, यूनानी लेखक क्या कहता है? अमित्रोचेटस। स्ट्रैबो क्या कहता है? अलिट्रोकेडस। फ्लीट क्या कहता है? अमित्रोघात। अमित्रोघात का क्या मतलब है? शत्रुओं का वध करने वाला, शत्रुओं का वध करने वाला। तो सवाल आपके यहाँ बड़े महत्वपूर्ण बनते हैं। सबसे पहले देखिए बिंदुसार
किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। शासन कब से कब तक? 298 से 273 ईसा पूर्व तक। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि यूनानी लेके से अमित्रोचेटस कहते थे, स्ट्रैबो क्या कहता था? अलिट्रोकेडस, और फ्लीट क्या कहता था? अमित्रोघात। अमित्रोघात का मतलब क्या है? शत्रुओं का वध करने वाला। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि तक्षशिला में बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। तक्षशिला में बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ। वहाँ के लोगों ने या वहाँ कुछ विद्वानों, वहाँ के कुछ लोगों ने तक्षशिला में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को रोकने के लिए सबसे पहले तक्षशिला में अशोक को भेजा गया। अशोक जो अगला सम्राट बनेगा बिंदुसार के बाद, कौन बनेगा? अशोक। उसी अशोक को तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने तक्षशिला भेजा। इसके बाद तक्षशिला में सुसीम को भेजा गया। किसको भेजा गया? सुसीम को भेजा गया। तो एक महत्वपूर्ण इसके समय की ये घटना आपको याद रखनी है, क्योंकि 10वीं में और 12वीं कक्षा में ये पूछा जाता है कि तक्षशिला विद्रोह जो हुआ था बिंदुसार के समय, उस विद्रोह को दबाने के लिए किन दो राजकुमारों को भेजा गया? तो पहले अशोक को भेजा गया, बाद में सुसीम को भेजा गया। अब बिंदुसार के बारे में आपको एक और बात याद रखनी है। हल्की हल्की जानकारी देते हैं अपने स्कूल लेवल के आधार पर कि स्कूल में क्या क्या पूछा जाता है विद्यार्थियों। तो आपको ये बातें कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो अपने 12वीं की किताब में भी दी गई हैं, कुछ 10वीं की किताब में भी हमें मिलती हैं। तो 10वीं और 12वीं दोनों बच्चों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है मौर्य साम्राज्य, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक, यूनान का शासक था कौन? एंटियोकस प्रथम ने किसको भेजा? डाइमेकस नामक राजदूत। यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यह बात कौन कहता है? स्ट्रैबो कहता है। स्ट्रैबो क्या कहता है कि यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसको भेजा? डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, हम अपने विद्वान को। इसी क्रम में आगे मिस्र के शासक फिलाडेल्फस द्वितीय, जिसे हम टोलेमी द्वितीय भी कह सकते हैं, इसने डायनोसियस नामक व्यक्ति को, डायनोसियस नामक व्यक्ति या राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार के समय के हमने जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, यूनानी शासक इसे क्या कहते हैं, स्ट्रैबो क्या कहता है, फ्लीट क्या कहता है, तक्षशिला में विद्रोह जब हुआ उस विद्रोह को रोकने के लिए किन किन को भेजा गया, और अंतिम समय में बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। और इसी क्रम में बाद में फिलाडेल्फस द्वितीय, जिसे हम टोलेमी द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, उसके काल उसने भी अपने एक महत्वपूर्ण विद्वान, महत्वपूर्ण राजदूत डायनोसियस को किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो आज हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की। मौर्य साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण राजा जो हुए, उनके दोनों राजाओं के बारे में बात की। अगली क्लास में हम जब पढ़ेंगे तो अशोक के बारे में पढ़ेंगे, और जो मौर्य सम्राट जो अंतिम समय है
किस प्रकार उनका बीता, या अशोक ने अपना शासन किस प्रकार किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के दरबार भेजा। तो आप आराम से घर पर पढ़ के अपनी किताबों के माध्यम से भी और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ें। आगे ये बहुत काम में आने वाले हैं। परीक्षाओं में कई सवाल इनसे पूछे जाते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों।